वेरी गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी। अगर क्रोमेटोग्राफी की बात की जाए, ये एक सेपरेशन टेक्निक है। सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट। यहां पे क्या हो रहा है? सेपरेशन हो रहा है। किसका? किसी मिक्सचर का। सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर, किसी मिक्सचर का सेपरेशन हो रहा है। किसमें? इनटू इट्स कंपोनेंट्स, उनके कंपोनेंट्स में क्या हो रहा है? इसका सेपरेशन हो रहा है। क्रोमेटोग्राफी की बात करी जाए तो ये कैसी हो सकती है? ये बेसिकली हो सकती है प्यूरिफिकेशन के लिए। प्यूरिफिकेशन के लिए, या ये हो सकती है एनालिटिकल। देखो, क्रोमेटोग्राफी है क्या? सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर, किसी मिक्सचर का सेपरेशन होना इनटू इट्स कंपोनेंट, उनके कंपोनेंट्स में क्या कहलाता है? क्रोमेटोग्राफी। ये दो प्रकार से हम कर सकते हैं, या तो प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन मतलब सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर। इसमें क्या करते हैं? मिक्सचर का सेपरेशन करते हैं। ये क्या है? प्यूरिफिकेशन है। मान लीजिए बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे ये मिक्सचर है, इस मिक्सचर में बहुत से कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं केवल ब्लू वाले को बाहर निकालूं तो ये तो एक प्यूरिफिकेशन हो गया ना, या हम इसे क्या कह सकते हैं? सेपरेशन हो गया। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन में क्या होता है कि सेपरेशन होता है। किसी मिक्सचर में क्या होता है? सेपरेशन होता है। एनालिटिकल में क्या होता है? एनालिटिकल में बेसिकली जो इसके रिलेटिव प्रोपोर्शन है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। रिलेटिव प्रोपोर्शन मतलब मान लीजिए मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि यहां ब्लू की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। बेसिकली यहां पर कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट किया जाता है। इसे कैलकुलेट किया जा रहा है, किसी की कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, यानी यहां पर जो प्रोपोर्शन है, किस प्रोपोर्शन में पाया जा रहा है? यानी रेशो में, उस रेशो को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, यहां पर तो मिक्सचर का सेपरेशन कर दिया, यहां पर सैंपल साइज बहुत कम है, सैंपल ही नहीं है हमारे पास। तो हम ये बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से जो कंपोनेंट्स है वो किस रेशो में पाए जा रहे हैं। ये रिलेटिव प्रोपोर्शन उनका क्या है? ये बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने के काम में आता है। अगर मैं क्रोमेटोग्राफी की बात करूं तो इसका जो सबसे पहले यूज किया था वो किया था स्वेट ने। स्वेट नामक साइंटिस्ट ने लीफ और स्टेम में पिगमेंट्स को अलग किया था, पिगमेंट्स को सेपरेट किया था। पिगमेंट्स को क्या किया था? सेपरेट किया था। स्वेट नामक साइंटिस्ट ने लीफ और स्टेम में पिगमेंट्स को क्या किया था? अलग किया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्वेट की, इसे फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी। बाद में जॉन एंड मार्टिन ने इसके ऊपर काम किया और उन्हें नोबेल प्राइज मिला। देखो, क्रोमेटोग्राफी है क्या? किसी मिक्सचर का सेपरेशन करना उनके कंपोनेंट्स में क्या कहलाता है? क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। ये दो तरीके से यूज की जा सकती है। या तो हम किसी चीज को प्योर करने में या किसी चीज को सेपरेट करने में इसका यूज कर सकते हैं, या एनालिटिकल रूप में। एनालिटिकल रूप में मतलब उसका जो प्रोपोर्शन है, किस प्रोपोर्शन में पाया जा रहा है, किस रेशो में पाया जा रहा है, या उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने में हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सैंपल का जो साइज है वो बहुत स्मॉल होता है, तो वहां कंपोनेंट्स को अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि हमें ये बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं और उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ठीक है, स्वेट नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले लीफ और स्टेम के पिगमेंट्स को अलग करने की कोशिश की, या पिगमेंट्स को अलग किया। इन्हें फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। और जॉन और मार्टिन को क्रोमेटोग्राफी के लिए आगे चलकर नोबेल प्राइज से सम्मानित किया। अब आगे चलते हैं।
देखिए अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करता हूं। जैसे एक शब्द आता है क्रोमेटोग्राफ। क्रोमेटोग्राफ क्या चीज है? ये इंस्ट्रूमेंट है जो क्रोमेटोग्राफी के काम में आता है। जिस इंस्ट्रूमेंट से क्रोमेटोग्राफी की जाती है वो क्या कहलाता है? क्रोमेटोग्राफ कहलाता है। यानी ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। एक शब्द आता है क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम क्या चीज है? जो विजुअल आउटपुट हमें दिख रहा है, ठीक है, जो हम आउटपुट देख पा रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राम कहते हैं, विजुअल आउटपुट। विजुअल आउटपुट कहलाता है। दो शब्द और आते हैं, एक आता है इल्यूट और एक आता है इल्यूएंट। इन दोनों को समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए मुझे यहां पर क्रोमेटोग्राफी करनी है, और ये कोई कॉलम में बना रहा हूं। ऐसे क्या बना रहा हूं? इस प्रकार से कोई कॉलम में बना रहा हूं। ठीक है। मान लीजिए कोई फ्लूइड या सोलवेंट जो यहां से एंटर करेगा, यानी इल्यूएंट क्या है? ये एक फ्लूइड है या सोलवेंट है जो एंटर करेगा कॉलम में। क्या कहलाएगा? इल्यूएंट कहलाएगा। इल्यूएंट है क्या? कोई सोलवेंट या फ्लूइड जो क्रोमेटोग्राफी में एंटर करता है, क्या कहलाता है? इल्यूएंट कहलाता है। इल्यूट क्या इल्यूट क्या होगा? जो एग्जिट करेगा। एग्जिटिंग द कॉलम, यानी कॉलम में क्या करेगा? एग्जिटिंग करेगा। इसमें सोल्यूट भी होगा और सोलवेंट भी होगा। देखो एक शब्द आता है क्रोमेटोग्राफ। जो इंस्ट्रूमेंट है उसे क्रोमेटोग्राफ कहते हैं। क्रोमेटोग्राम जो विजुअल आउटपुट हम देख पा रहे हैं वो क्या कहलाता है? क्रोमेटोग्राम कहलाता है। एक इल्यूट, इल्यूट का मतलब जो एग्जिट हो गया। इसमें सोल्यूट भी होगा और सोलवेंट, दोनों चीजें होंगी। और इल्यूएंट का मतलब क्या होता है? कि फ्लूइड या सोलवेंट जो कॉलम में क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें दो तरह की फेज आती है, जिसमें पहली फेज होती है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज की बात की जाए तो ये एक सोलवेंट होती है। सोलवेंट दैट मूव this sample through the column। मोबाइल फेज एक सोलवेंट होती है जो कि मूव कराती है सैंपल को कॉलम के थ्रू। ये सैंपल को भी मूव करवाती है। और कैसी फेज है? मोबाइल फेज है। कॉलम के थ्रू सैंपल को क्या कराती है? मूव कराती है। दूसरी फेज होती है स्टेशनरी फेज। ये इमोबिलाइज्ड फेज है। कैसी फेज है? इमोबिलाइज्ड। मूवमेंट नहीं करती।
रूप में हो सकती है या पेपर के रूप में। देखो, एक फेज तो है मोबाइल फेज जो खुद मूव कर रही है, साथ में सैंपल को मूव करवा रही है कॉलम के थ्रू। दूसरी फेज है स्टेशनरी फेज, ऐसी फेज है जो मूवमेंट नहीं करती, ये थिन लेयर हो सकती है या एक पेपर के रूप में हो सकती है। तीसरा आता है कौन सा, रिटेंशन टाइम। It is a time takes by an individual analyte It is a time, ये एक समय, रिटेंशन टाइम क्या है, कोई समय है। It is a time that taken by individual analyte, जो कि एक इंडिविजुअल एनालाइट के लिए लिया जाता है। पास थ्रू द सेल, पास टू द सेल, टू पास थ्रू द सेल या कोलम। देखो, इट इज अ टाइम, ये एक समय है जो लिया जाता है एक इंडिविजुअल एनालाइट के लिए टू पास थ्रू द कॉलम। इस कॉलम को पास करने में जो समय लिया जाता है एक इंडिविजुअल एनालाइट के रूप में, जैसे हम यहां क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई एनालाइट इस पूरे सिस्टम को या पूरे कॉलम को, इसको सिस्टम के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, जो टाइम लेता है इसे पूरा पास करने में, ठीक है, उसे क्या कहलाते हैं, रिटेंशन टाइम कहलाते हैं। इट इज ए टाइम टेकन बाय एन इंडिविजुअल एनालाइट, जो कि एक इंडिविजुअल एनालाइट के रूप में लिया जाता है। ठीक है, पास थ्रू दी कॉलम या सिस्टम, जो कि इस कॉलम या सिस्टम को पास करने में जो टाइम लगता है एक एनालाइट को, वो क्या कहलाता है, रिटेंशन टाइम कहलाता है। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए ये कोई मार्केट है, क्या है, कोई मार्केट। अपने एग्जांपल ले रहे हैं, ये मान लीजिए कोई मार्केट है। ठीक है, ये कोई मदर है, ठीक है, ये मदर अपने 3 बच्चों को ए, बी और सी, 3 बच्चों को कहां लेके जा रही है, मार्केट में। ठीक है, और साथ में कौन जा रही है, मदर भी जा रही है। अपने जनरल टर्म में बात कर रहे हैं, समझने के लिए कि कोई मदर है, वो अपने 3 बच्चे एबीसी के साथ मार्केट जा रही है। ठीक है, ये मदर है, ये एबीसी के साथ मार्केट जा रही है, और ये मार्केट में शॉप्स लगी हुई है, दुकानें लगी हुई है। ठीक है, मान लीजिए ये जलेबी की दुकान है, ये खिलौने की दुकान है, और ये कपड़े की दुकान है। देखो, एक मदर अपने 3 बच्चे एबीसी के साथ मार्केट जा रही है। मार्केट में अलग अलग दुकानें, जैसे कोई जलेबी की दुकान है, कोई खिलौनों की दुकान है, और कोई कैसी दुकान है, कपड़ों की दुकान है। ये मदर एबीसी को लेकर मार्केट जा रही है। मान लीजिए एक को जलेबी बहुत पसंद है, तो वो तो जलेबी के पास चला जाएगा।
ठीक है, बी को खिलौने बहुत पसंद है तो वो यहां चला जाएगा, और सी को कपड़े बहुत पसंद है तो वो यहां चला जाएगा। ठीक है, तो जो मदर है बेसिकली वो क्या है, वो मोबाइल है, मोबाइल फेज है। वो खुद तो मूवमेंट कर रही है, साथ में किसको मूवमेंट करवा रही है, जो सैंपल है उसको मूवमेंट करवा रही है। मोबाइल फेज खुद तो मूवमेंट कर रहा है, साथ में सैंपल को मूवमेंट करवा रहा है, और ये स्टेशनरी फेज है, ये एक जगह रुकी हुई है। कैसी फेज है, स्टेशनरी फेज है, एक जगह रुकी हुई है। ठीक है, और मोबाइल फेज और सैंपल एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं स्टेशनरी फेज में, जहां पर स्टेशनरी फेज अलग अलग सैंपल को अपने पास रोक रखेगी। ठीक है, इनका रोकने का कारण क्या हो सकता है, ये सोल्युबिलिटी भी हो सकता है, आयन एक्सचेंज भी हो सकता है, या और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिन्हें हम आगे ध्यान धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, और बाद में जो यहां से निकलेगा उसे क्या कहेंगे, इल्यूट। इल्यूट क्या है, एग्जिटिंग, जो एग्जिट करेगा, जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट दोनों होंगे, वो क्या कहलाएगा, इल्यूट कहलाएगा। तो इस तरह से क्रोमैटोग्राफी की प्रोसेस चलती है, जिसमें मोबाइल फेज सैंपल को मूवमेंट करवाता है, मोबाइल फेज खुद भी मूवमेंट कर रहे हैं और सैंपल को भी मूवमेंट करवा रहा है, और स्टेशनरी फेज एक जगह पे ही है, और ये मूवमेंट करते हुए अपने अपने जो फेवरेट जगह है या जहां से इनका बॉन्ड बन सकता है वहां पर ये आकर सेपरेट हो जाएंगे, और जो बाहर निकलेगा उसे क्या कहेंगे, इल्यूट। ठीक है, अब इसे आगे चलते हैं। देखिए, यदि मैं सेपरेशन मेथड की बात करूं, सेपरेशन मेथड की बात करूं कि सेपरेशन किस किस तरह से हो सकता है, तो सबसे पहले हो सकता है एडजॉर्प्शन द्वारा, एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी या एडजॉर्प्शन द्वारा। दूसरा आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज के द्वारा। तीसरा किसके द्वारा हो सकता है, पार्टीशन के द्वारा। और चौथा हो सकता है साइड एक्सक्लूजन। देखो, इसको समझते हैं कि जो सेपरेशन होगा उसका आधार क्या होगा, किस बेस पे सेपरेशन होगा, उसका मेथड क्या होगा, एडजॉर्प्शन द्वारा। एडजॉर्प्शन क्या होता है कि जो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ केवल आउटर लेयर में ही चिपकता है या आउटर लेयर में ही अटैच करता है। जैसे मैं इंक में चाक को डिप कर दूं तो चाक के केवल आउटर सरफेस पे इंक जाएगी, अंदर नहीं जा पाएगी, तो यहां पे इसे क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन कहेंगे। एडजॉर्प्शन में क्या होगा, केवल आउटर लेयर पे ही अटैचमेंट होगा, इनर लेयर में अटैचमेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर इनर लेयर में अटैचमेंट होगा तो क्रोमैटोग्राफी हो ही नहीं पाएगी। हमें तो केवल उनको सेपरेट करना है ना, अलग करना है, तो केवल आउटर बॉन्ड द्वारा ही यहां पर अलग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, केवल एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है, हम केवल एडजॉर्ब कर पाएंगे, अधिशोषण कहते हैं हिंदी में। ठीक है, केवल आउटर लेयर द्वारा ही अटैचमेंट होगा। आयन एक्सचेंज द्वारा, यानी आयनों के एक्सचेंज द्वारा। ठीक है, यानी ये आयनों में होगा, बेसिकली आयंस में होगा। दूसरा पार्टीशन, पार्टीशन में से दो पार्ट्स बन जाएंगे और उन दोनों पार्ट्स को हम बेसिकली अलग अलग कर सकते हैं, साइज द्वारा या साइज एक्सक्लूजन द्वारा। इनके द्वारा भी क्रोमैटोग्राफी की जा सकती है, यानी जिसका साइज स्मॉल है या जिसका साइज लार्ज है उस द्वारा भी हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये सेपरेशन के बेसिकली चार मेथड्स हैं, चाहे एडजॉर्प्शन द्वारा यानी केवल आउटर ही बॉन्ड बनेंगे, आउटर लेयर पर ही बॉन्ड बनेंगे, आयन एक्सचेंज द्वारा आयंस में, पार्टीशन द्वारा यहाँ पे दो पार्ट्स बन जाएंगे, और साइज एक्सक्लूजन द्वारा यानी साइज द्वारा हम इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
देखिए अगर मैं मोबाइल फेज की बात करूं, किसकी बात करूं? मोबाइल फेज की बात करूं। जो चीज मूवमेंट कर रही है वो या तो होगी लिक्विड, लिक्विड होगी। मूवमेंट करने वाली चीज कैसी होगी? लिक्विड होगी, या जिसे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे, या कैसी होगी? गैस होगी। ठीक है। और जो स्टेशनरी फेज है, जो एक जगह रुकी हुई है, जो एक जगह क्या रुकी हुई है, स्टेशनरी फेज है, वो कैसी होगी? या तो वो होगी सॉलिड, या सॉलिड क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे, या वो कैसी होगी? लिक्विड होगी। ठीक। तो मोबाइल फेज लिक्विड हो सकती है या गैस हो सकती है, वही स्टेशनरी फेज सॉलिड हो सकती है या कैसे हो सकती है? लिक्विड हो सकती है। इसी आधार पर इन्हें क्रोमेटोग्राफी नाम दिया जाएगा। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, सॉलिड क्रोमेटोग्राफी या लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अगर मैं क्रोमेटोग्राफी को और दो हिस्सों में बांटूं तो एक हिस्सा आएगा कौन सा? इसे हम कहेंगे प्लानर क्रोमेटोग्राफी, दूसरा आएगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। प्लानर क्रोमेटोग्राफी की बात की जाए, यहां पर जो स्टेशनरी फेज इज स्प्रेड ऑन प्लेन, या जिसे हम क्या कह सकते हैं? फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा? स्टेशनरी फेस या स्टेशनरी बेड बोल सकते हैं। इज विदिन ए ट्यूब। अब इसे समझते हैं कहना क्या चाह रहे हैं। देखो क्रोमेटोग्राफी दो प्रकार की हो सकती है स्टेशनरी फेस के आधार पर, या तो स्टेशनरी फेस प्लेन या सरफेस हो, फ्लैट सरफेस हो, यानी स्टेशनरी फेज कैसा हो? प्लेन स्टेशनरी फेज हो, या कैसा? फ्लैट स्टेशनरी फेज हो, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी हो। देखो पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा कि पेपर जो होगा वो स्टेशनरी फेज का काम करेगा। उसमें जो स्टेशनरी फेज होगी वो या तो प्लेन हो जाएगी या फ्लैट सरफेस हो जाएगी। ठीक है, क्या हम क्या कह सकते हैं? इसमें पहला आ गया पेपर क्रोमेटोग्राफी, दूसरा आ गया थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो थिन लेयर होगी या तो एल्यूमिनियम की होगी या सिलिका जेल की होगी। देखो जो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें जो स्टेशनरी फेज होती है वो या तो प्लेन या फ्लैट सरफेस बना देती है। जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर होता है, और जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें एल्यूमिना या सिलिका जेल जो होती है वो एक प्लेन सरफेस बना देती है। जो स्टेशनरी फेज होती है वो कैसे सरफेस बना देती है? प्लेन सरफेस बना देती है। यहां पर जो स्टेशनरी फेज है वो ट्यूब के अंदर होती है, विद इन ए ट्यूब के अंदर रहती है। ठीक है, इसमें हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, वो कॉलम के रूप में। ठीक है, जैसे इस तरह से एक कॉलम के रूप में रहती है, एक ट्यूब में रहती है। यहां पे स्टेशनरी जो है फेज है वो किस रूप में रहती है? ट्यूब के रूप में रहती है। जैसे आयन एक्सचेंज,
आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी जो फेज होगी वो प्लेन या फ्लैट सरफेस के रूप में होगी, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर के रूप में हम यूज ले सकते हैं, या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में पतली परत के रूप में एल्यूमिना ले सकते हैं या सिलिका जेल ले सकते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होगी या स्टेशनरी बेड जो होगा वो ट्यूब के अंदर होगा, जैसे आयन एक्सचेंज में या साइज एक्सक्लूजन में। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट, ऐसी टेक्निक जो यूज आती है सेपरेट करने के में कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के काम में आने वाली टेक्निक जो डिपेंड करती है देयर एफिनिटीज का मतलब होता है बंधुता या अटैचमेंट टू द स्टेशनरी फेज, यानी स्टेशनरी फेज की अटैचमेंट पे डिपेंड करने वाली ऐसी टेक्निक कौन सी है जो सेपरेटिंग है और वो मिक्सचर को कंपोनेंट में सेपरेट करती है। क्या सेंट्रीफ्यूगेशन है? नहीं। टाइट्रेशन है? नहीं। फिल्ट्रेशन है? नहीं। क्रोमेटोग्राफी है। हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि यहाँ पर जो मिक्सचर होता है वो उनके कंपोनेंट्स में क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है।